हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के थर्ड वीडियो लेक्चर के बारे में। जी हां स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी के इस फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के हम ऑलरेडी 2 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, आपको वहां पे दोनों वीडियोस का लिंक मिलेगा, आप जाकर पहले वीडियोस देख लीजिए। यदि आपने देख भी लिए हैं तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के थर्ड वीडियो लेक्चर की। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा कि कुछ रिसोर्सेज को बार बार इस्तेमाल करने पर वो खत्म हो जाते हैं और कुछ रिसोर्स ऐसे भी हैं जो कितना भी इस्तेमाल कर लीजिए उन्हें खत्म नहीं होते। लेकिन हमारी पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हमारी जरूरत के हिसाब से हमारे रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं पड़ रहे हैं, यानी कि हमें इन रिसोर्सेज को डेवलप करना होगा और इन रिसोर्सेज को यूज करने की प्लानिंग भी बनानी होगी। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे होता है और रिसोर्सेज की प्लानिंग कैसे की जाती है, किस प्लान से रिसोर्सेज को डेवलप करेंगे, उन्हें इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर तो जरूर ही कीजिएगा, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए इस तरह के और भी अच्छे अच्छे नए कंटेंट बनाकर लाता रहूं और चैनल पे अपलोड करता रहूं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर तो जरूर ही कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी और देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज कैसे होता है। जी हाँ, हमारे टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को डेवलप करना है। तो सबसे पहला सवाल हमारे माइंड में यही आना चाहिए कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्यों करना है, व्हाई डेवलपमेंट, हमें डेवलपमेंट क्यों करना है भाई। जैसा रिसोर्सेज चल रहे हैं, जैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं हंसी खुशी से, ऐसे ही चलने दो ना, क्यों डेवलप करने की आवश्यकता है। तो स्टूडेंट्स का जवाब क्या होगा? सबसे पहली बात कि आप सभी को पता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। जी हाँ, रिसोर्सेज कुछ ऐसे हैं जो में लिमिटेड है, जो भरपूर मात्रा में नहीं है, जिसको हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए इस तरह की परिस्थिति से बचने के लिए, इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना है। जी हाँ, रिसोर्सेज के ओवर यूज की वजह से, क्योंकि रिसोर्सेज का ओवर यूज हो रहा है, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी वजह से रिसोर्सेज जो खत्म होने वाले अर्थ से वो मनमानी तरीके से और तेजी से खत्म हो रहे हैं। तो ऐसा ना हो, तो वो क्या हो रहा है, रिसोर्सेज का ओवर यूज हो रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम है? देखिए, रिसोर्सेज का ओवर यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें मनमानी तरीके से कई सारे कार्य हम करने दे रहे हैं, कई सारे वर्क जो कर रहे हैं वो कैसे कि देखिए, लिमिटेड इन फ्यू हैंड्स, रिसोर्सेज क्या है, कुछ हाथों में सीमित है, लिमिटेड है, यानी कि रिसोर्सेज का मालिक कुछ लोग ही हैं, तो मनमानी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें कोई रोक टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बॉन्डेज नहीं है, कोई लिमिटेशंस उनके ऊपर सेट नहीं है। तो इसी वजह से रिसोर्सेज का मनमाना यूज हो रहा है। दूसरी बात, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। जी हाँ, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो अनइक्वल है, कहीं पर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज, कहीं पर बहुत कम रिसोर्सेज, किसी को ढेर सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करने मिल रहे हैं, किसी को बहुत कम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखो राजस्थान जैसे इलाके में, तो वहां पर पानी की बहुत कमी है, वहां के लोग पानी ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप यही चले जाओ नॉर्थ साइड में, यूपी, बिहार, इन एरियाज में तो बहुत बारिश होती है, ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ऊपर है, तो हद से ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है वहां पर। जी हाँ, वहां पे पानी का वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है, तो हमें कुछ लॉज बनाने पड़ेंगे कि ये लोग ज्यादा वेस्टेज ना करें और जिनके पास पानी नहीं है उनको थोड़ा पानी पीने को मिले। अब देखिए, अंडरग्राउंड वाटर खत्म होगा तो हर जगह इफेक्ट आएगा। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग पानी बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, उन्हें भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल सबका नीचे चला जाता जाएगा और सबको प्रॉब्लम होगी एक ना एक दिन। तीसरा, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, पूरी दुनिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम, क्राइसिस यानी कि बहुत बड़ी मुश्किल चल रही है। कैसी मुश्किल चल रही है? ग्लोबल वार्मिंग जैसी मुश्किल, क्लाइमेट चेंज जैसी मुश्किल, पॉल्यूशन जैसी मुश्किल, ये सारी चीजें जो है बहुत ही मुश्किल हालात पैदा कर रहे हैं हमारे लिए। यानी कि रिसोर्सेज डेवलपमेंट इसलिए करना है क्योंकि रिसोर्सेज का ओवर यूज हो रहा है और ओवर यूज होने की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि रिसोर्सेज का मनमाना इस्तेमाल हो रहा है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल कुछ ही लोग कर पा रहे हैं, रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बंटवारा बहुत अनइक्वल है, कहीं के लोगों को बहुत रिसोर्सेज इस्तेमाल करने मिल रहे हैं मनमानी ढंग से और कहीं को बहुत कम मिल रहा है। और तो और स्टूडेंट्स, पूरी दुनिया में जो परेशानियां हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज से लेके ग्रीन हाउस गैसेस से लेके बहुत सारी पॉल्यूशन जैसी प्रॉब्लम्स हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल बन रही है। इनफैक्ट पूरी दुनिया के लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल रही है कि उन्हें रिसोर्सेज का इस्तेमाल सही ढंग से करने नहीं मिलता। इसलिए रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना जरूरी है। दिन ब दिन रिसोर्सेज का नुकसान होते जा रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्यों करना है, क्योंकि रिसोर्सेज के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही है? लिमिटेशन इन फ्यू हैंड्स, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। पूरी दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस और पॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा डेवलपमेंट क्यों होना चाहिए रिसोर्सेज का, उसका जवाब। चलिए हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की।
सो स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज के डेवलपमेंट को जान लेने के बाद और ये समझ लेने के बाद कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्यों है, साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया कि रिसोर्स के साथ किस प्रकार की प्रॉब्लम्स परेशानियां हैं, उन सभी को क्लियर कर लेने के बाद अब हम बात करते हैं कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होगा कैसे। जी हाँ, हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो बोर्ड एग्जाम का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सबसे पहली बात स्टूडेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन को जान लीजिए। आप इस डेफिनेशन को आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी डेफिनेशन दी गई है, थोड़ा 10 के लेवल की डेफिनेशन दी गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो आप उसका जवाब किस प्रकार से देंगे, यहां पर दिखाई दे रहा है आपको। चलिए देखिए, हम पढ़ते हैं द डेवलपमेंट विच टेक्स प्लेस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी अपने आप में एक डेवलपमेंट है, लेकिन ये होता कैसे है। द डेवलपमेंट विच टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। जी हाँ, अगर कोई डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना होता है, दैट इज मान लो हमने रोड्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाई और हमने उसके लिए हजारों लाखों पेड़ काट दिए, तो हमारे डेवलपमेंट नहीं है। जी हाँ, उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं बोल सकते। डेवलपमेंट मतलब जिसको सहा जा सके, जो सस्टेन करे, अच्छा हो, किफायती हो, समाज के लायक हो, उस तरह का डेवलपमेंट, तो उसी को बोला गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जी हाँ, तो डेवलपमेंट विच टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। यहां पर लाइन को अंडरलाइन किया गया, यहां पर देख लीजिए आप, इस लाइन को, इस पूरे सेंटेंस को बहुत ही अंडरलाइन किया गया अच्छे तरीके से, क्योंकि कीवर्ड है, इसको आपको ध्यान रखना ही रखना है। द डेवलपमेंट विच टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। जी हाँ, दो कीवर्ड आपको ध्यान रखने हैं। पहला कीवर्ड क्या, कि जो डेवलपमेंट बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए होगा, और साथ ही साथ वो डेवलपमेंट फ्यूचर की नीड्स को, फ्यूचर जनरेशन जो हमारी आएगी, हमारी आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी होगी, उसके साथ कोई समझौता नहीं होगा। यानी हम ऐसा डेवलपमेंट कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन उससे फ्यूचर के जनरेशन को नुकसान होगा, तो ऐसा हमको नहीं करना है। जी हाँ, हमें क्या करना है कि हमारी अभी की जनरेशन तो ठीक रहे, हमारा अभी का एनवायरनमेंट तो अच्छा रहे, लेकिन साथ साथ हमारे आने वाली जो फ्यूचर की जनरेशन होगी, उसके लिए भी हमें रिसोर्सेज बचाने हैं, उनके लिए भी हमें भविष्य को सुरक्षित रखना है। तो इस तरह का डेवलपमेंट ही क्या कहलाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। जी हाँ, एक बार फिर से अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो डेवलपमेंट विच टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द फ्यूचर नीड्स ऑफ द जनरेशन, या फिर शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। जी हाँ, वो डेवलपमेंट जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना होता है, साथ ही साथ वो फ्यूचर की जनरेशन जो होगी उसकी नीड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, यानी उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सवाल यह है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए हमें करना क्या होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है रिसोर्स प्लानिंग। जी हाँ, मोस्ट इसेंशियल थिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज रिसोर्स प्लानिंग। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, वन लाइन में ध्यान रखिएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या इसेंशियल है, तो आपको ब्रैकेट में लिखना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में भरना होगा क्या। जी हाँ, रिसोर्स प्लानिंग वन वर्ड में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, तो ऑब्जेक्टिव के रूप में ध्यान रखिएगा। रिसोर्स प्लानिंग इज मोस्ट इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसोर्स प्लानिंग इज मस्ट। जी हाँ, रिसोर्स प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। प्लानिंग मतलब रिसोर्सेज को बचाना कैसे है, रिसोर्सेज को डेवलप कैसे करना है, कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल ज्यादा करना है, कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल कम करना है, और कौन से रिसोर्सों के अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढने, यानी इसकी जगह हम कुछ और इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके घर में लकड़ी के भी फर्नीचर्स होंगे। जी हाँ, आपका बेड, पलंग, चेयर्स, डाइनिंग टेबल लकड़ी का भी है, लेकिन उसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ और सिरेमिक का, या फिर हम क्या कर सकते हैं, मार्बल का, या फिर हम प्लास्टिक का, फाइबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, बना सकते हैं। जी हाँ, रिसोर्सेज को हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना, तो यही बहुत जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, रिसोर्स प्लानिंग। और रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए एक ग्रुप बनाएगा, एक प्रोग्राम चलाएगा, जिसे बोला गया एजेंडा 21। जी हाँ, बहुत ही ध्यान से इसलिए देख लीजिए, बोर्ड एग्जाम का फेवरेट हॉट टॉपिक है। जी हाँ, बार बार यहां से सवाल पूछा ही जाता है। तो एजेंडा 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एजेंडा 21 क्या है, रिसोर्स प्लानिंग का पार्ट है। रिसोर्स प्लानिंग क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, वो डेवलपमेंट जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना होगा, साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन की नीड के साथ कॉम्प्रोमाइज किए बिना होगा, उसको बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे जरूरी इसेंशियल चीज क्या है, रिसोर्स प्लानिंग। और रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए एक स्कीम, प्रोग्राम बनाया गया, जिसे कहा गया एजेंडा 21। तो क्या होता है एजेंडा 21, चलिए देख लेते हैं। एजेंडा 21, जी हाँ स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम का मोस्ट फेवरेट टॉपिक, यहां से अक्सर सवाल पूछा ही जाता है, और आपके स्कूल में जब भी एग्जाम होगी तो उसमें भी एजेंडा 21 जरूर पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव या फिर कोई क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि एजेंडा 21 क्या होता है। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, एजेंडा 21 क्या है, एक प्रोग्राम है। जब बहुत सारे देशों ने मिलकर इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, रिसोर्सेज को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए पहली बार मीटिंग की यूनाइटेड नेशन के हेड में, तो उसी को एजेंडा 21 बोला गया। अब क्या बोला गया, ये मीटिंग कब हुई, कैसे हुई, क्या हुई, सबकी जानकारी चलिए लेते हैं। तो सबसे पहली फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। जी हाँ, फर्स्ट
यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी इसको कहा जाता है। ये मीटिंग पहली बार 1992 में हुई। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन ने एक कॉन्फ्रेंस किया, मीटिंग किया इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट को करने के लिए। जी हाँ, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए और रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए। ये जो मीटिंग हुई पहली बार जब हुई 1992 में, कहां पर हुई? ब्राजील में। जी हाँ, ब्राजील आप जानते होंगे फेमस है, कार्स के लिए बहुत फेमस है ब्राजील शहर, और फुटबॉल के लिए। तो ब्राजील में वहां के शहर रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट यानी कि ग्लोबल समिट, अर्थ समिट, ग्लोबल समिट का मतलब होता है पूरी दुनिया के देश जो इन्वायरमेंट को बचाने की हिम्मत रखते हैं, इन्वायरमेंट को बचाने की इच्छा रखते हैं, जो इन्हें इंटरेस्ट होता है कि सच में इन्वायरमेंट को बचाना है, उसके लिए पैसा भी देंगे, टाइम भी देंगे, रिसोर्सेज भी देंगे, टेक्नोलॉजी भी देंगे। इसमें इंडिया भी शामिल था। जी हाँ स्टूडेंट, तो पहली बार यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई कहां पर? 1992 में ब्राजील में। किस चीज के लिए हुई है? ये हुई थी इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए। जी हाँ, इन्वायरमेंट को बचाने और रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए ये मीटिंग हुई 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में। जी हाँ, इसे ही बोला गया रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। जी हाँ, इसको किस नाम से जानते हैं? रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992, जो कहां हुई थी? ब्राजील में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन, यहाँ पे एक एक ऑब्जेक्टिव आपको मिल रहा है। यहाँ पर ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। जी हाँ, ये सब ऑब्जेक्टिव यहाँ पर जितने भी लिखे हैं, इन सब के ऊपर एक एक ऑब्जेक्टिव बनता है और इन सब के ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन भी बनता है। जी हाँ, 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का। तो चलिए उसको हम समझते हैं। तो एजेंडा 21 एक प्रोग्राम है जिसे किसने चलाया है? पूरे कई देशों ने मिलकर चलाया है। किससे चलाया है? इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए। पहली बार इस तरह के टॉपिक्स पर, जी हाँ, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, सब काम करने के लिए पहली बार कहीं मीटिंग हुई। तो यूनाइटेड नेशन की पहली मीटिंग हुई, यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट मीटिंग कब हुआ है? कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीडी, कब हुआ? 1992 में ब्राजील शहर, ब्राजील देश के रियो डी जेनेरियो शहर में, जिसे बोला गया है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 के नाम से बोला गया है। अब इसमें डिसाइड क्या हुआ, इसमें क्या किया जाएगा? एन एजेंडा टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जी हाँ, एजेंडा का मतलब होता है अपना तरीका, प्रोग्राम। तो इन सभी देशों ने मिलकर, यहाँ पे कई सारे देशों ने, जी हाँ, 100 से भी ज्यादा देशों के हेड, प्रिंसिपल हेड्स यानी कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, अपने देश को रिप्रेजेंट करने वाले 100 से ज्यादा देशों के लोग मिले और उन्होंने क्या किया? एक एजेंडा, एक प्रोग्राम बनाया इन ऑर्डर टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जी हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए, यानी रिसोर्सेज का डेवलपमेंट तो करेंगे वो सारे देश, लेकिन कभी इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन की नीड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जैसा कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन में पढ़ा। तो ये काम करने के लिए लोग मीटिंग किए हैं। दूसरी बात, यहां पे इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट पॉलिसीज, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन, ग्लोबल वार्मिंग से बचना, ग्रीन हाउस गैसेस का एक्सर्शन कम करना है, ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस नहीं लगाएंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेंगे, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग रोकेंगे। ये सारी चीजें करने के लिए लोग रेडी हुए और इस एजेंडे में, इस पूरे कोशिशों में, इनमें एक मेजर बात भी रखी गई थी। जी हाँ, वन मेजर ऑब्जेक्टिव, इस पूरी मीटिंग का, जो पूरी मीटिंग हुई है, इसका एक ऑब्जेक्टिव भी था, इसका एक मकसद था। क्या मेजर मकसद था? वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 वाज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। यानी कि मान लो पूरे देशों ने मिलकर बनाया कि एजेंडा 21 क्या है? अर्थ को बचाने का प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में क्या लिखा है कि हर देश का अपना अपना खुद का प्रोग्राम होना चाहिए अपने देश को बचाने के लिए, अपने इन्वायरमेंट को, रिसोर्सेज को बचाने के लिए। जी हाँ, जैसे कि 100 देश वहां शामिल हुए, तो 100 देश ने मिलकर एक लॉ बनाया जिसे बोला एजेंडा 21। और उस एजेंडा 21 का ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, साथ ही साथ सब देश जो शामिल हुए हैं उन सबका खुद का एजेंडा 21 भी बनाना है। जैसे कि ब्राजील हुआ है वहां पर शामिल, इंडिया भी शामिल हुआ है, तो ब्राजील को वहां पर अपने तरीके से अपने देश को डेवलपमेंट करना होगा, वो अपने तरीकों का एजेंडा 21 बोलेंगे। इंडिया अपने देश को डेवलपमेंट करेगा, उस तरीकों का एजेंडा 21 बोलेगा। जी हाँ, तो वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 वाज दैट एवरी गवर्नमेंट, एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड हैव देयर ओन एजेंडा 21। जी हाँ, एजेंडा 21 का ऑब्जेक्टिव ये है कि हर देश का अपना खुद का एक एजेंडा 21 होना चाहिए, बस। तो ये हमने बात कर ली एजेंडा 21 की। एजेंडा 21 क्या है? पहली बार यूनाइटेड नेशन की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन 1992 एट ब्राजील इन रियो डी जेनेरियो सिटी। जी हाँ, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो सिटी में पहली बार अर्थ समिट हुआ, जिसे बोला गया रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992, जो किसने करवाई? यूनाइटेड नेशन ने करवाई, जिसे यूएनसीडी यानी कि यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या किया गया? इसमें डिसाइड किया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, इसमें डिसाइड किया गया इन्वायरमेंट को कंजर्व और प्रोटेक्ट करेंगे, और इसमें यह भी डिसाइड किया गया कि हर देश का अपना खुद का एक एजेंडा 21 होगा। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमने बात करी एजेंडा 21 की। आई होप आपको समझ में आएगा। अब पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर।
सो स्टूडेंट्स, एजेंडा 21 को पढ़ लेने के बाद अब हम बात करते हैं भारत में हो रहे रिसोर्स प्लानिंग की। जी हाँ, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, यानी कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे होगी, इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कौन करेगा, क्यों करेगा। तो चलिए उसकी बात हम करते हैं। तो यहाँ पर रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया कैसे होता है, उसके लिए दो चीजें हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए हम ना सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं बल्कि पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश में अगर रिसोर्स प्लानिंग होगी तो दो चीजें करनी पड़ती हैं। पहले रिसोर्स को जानो, कौन सा रिसोर्स है और कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पूरे देश में डिसाइड कर दूं कि हमें 10,000 फैक्ट्रियां खोलनी है, ठीक है, खोल देंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फैक्ट्री बनाने के लिए लोहा चाहिए, आयरन चाहिए। क्या हमारे देश में उतना रिसोर्स लोहा प्रेजेंट है? अगर प्रेजेंट होगा तो ही बना पाएंगे, तो ही प्लानिंग सक्सेसफुल होगी, वरना प्लानिंग फेल। इसी को तो रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। जी हाँ, इसीलिए कभी भी रिसोर्स प्लानिंग करने से पहले हमें रिसोर्सेज की जानकारी लेनी होगी कि कौन सा रिसोर्स काम आएगा, कौन सा रिसोर्स कितना प्रेजेंट है। यानी कि रिसोर्स प्लानिंग में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो पहले रिसोर्सेज का आइडेंटिफिकेशन है, रिसोर्सेज को पहचानो कौन रिसोर्स है। दूसरा रिसोर्सेज का क्वांटिफिकेशन, यानी कि रिसोर्स कितना है। पहले तो रिसोर्स को पहचान लो, भाई ये रिसोर्स है, फिर वो रिसोर्स है कितना। क्या 100 करोड़ लोग, भारत में 130 करोड़ की जनसंख्या, 140 करोड़ की जनसंख्या है, क्या उन सभी के लिए ये रिसोर्स कंप्लीट होंगे, क्या उनके सभी के लिए इनफ होंगे। तो यही जानकारी हमें, यही बातें हमें जाननी है, जानकारी लेनी है। तो सबसे पहली बात, रिसोर्स प्लानिंग अगर इंडिया में करनी है तो रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करो, पहचानो और उनका क्वांटिफिकेशन करो कि वो कितने प्रेजेंट है, क्वांटिटी कितनी है, उनकी पहचान क्या है। उसके बाद ये जो प्लानिंग है पूरी, ये प्लानिंग किससे मैच होनी चाहिए, हमारे नेशनल डेवलपमेंट के ओवरऑल प्लान से। जी हाँ, फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा प्लान बनाया कि सबको राज्य में क्या मिलेगा, एक एक घर मिलेगा, और घर बनाने के लिए चाहिए लोहा, सीमेंट, ये सब चाहिए। तो स्टूडेंट्स, राज्य सरकार ने तो बोल दिया ऐसा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो पैसा देती है राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है, देश में सीमेंट ही नहीं है, देश में रॉड लोहा है ही नहीं, तो मकान कैसे बनेगा। यानी प्लानिंग फेल हो जाएगी। यानी एक का प्लान दूसरे के फेलियर की वजह से क्या हो जाएगा, अधूरा रह जाएगा। यानी दूसरे के हेल्प की वजह, बिना हेल्प की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। यानी कि हम अगर कोई प्लान बनाते हैं तो वो प्लान जिसके ऊपर हमें इंप्लीमेंट करना है ना, उससे पूछना भी पड़ेगा। यानी कि मान लो स्टेट गवर्नमेंट ने कोई योजना बनाई तो उस योजना के लिए लगने वाले पैसे की जानकारी पहले ही लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हम अपने राज्य में ये काम करने जा रहे हैं, इस काम को करने के लिए हमें 100 करोड़ रुपए लगेंगे। क्या 100 करोड़ रुपए हैं? अगर है तो भाई प्लानिंग सक्सेसफुल होगी, वरना नहीं होगी। तो यही बात यहां बताई गई है कि हम जो भी प्लान बनाएंगे वो किससे मैच होना चाहिए, शुड बी कंसिस्टेंट विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। जी, हमारे देश के पूरे प्लान से डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट का प्लान होगा उससे मैच करते रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान क्या रखना है कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए हमें पहले रिसोर्सेज का आइडेंटिफिकेशन करना होगा, फिर रिसोर्सेज का क्वांटिफिकेशन करना होगा। और ये पूरी प्लानिंग जो है, आइडेंटिफिकेशन करना, क्वांटिफिकेशन करना, ये प्लानिंग इंडिया के ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट के प्लान से मैच होना चाहिए। वरना स्टेट गवर्नमेंट कुछ और काम कर रही है, लोकल गवर्नमेंट कुछ और काम कर रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ अता पता भी नहीं है जो उनको पैसा देगी काम करने के लिए, तो सारे प्लान धरे के धरे रह जाएंगे। यानी कि हमें जो रिसोर्स प्लानिंग करनी होगी वो बैलेंस जो होनी चाहिए। जी हाँ, देयर मस्ट बी बैलेंस द रिसोर्स प्लानिंग। तो हमारी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग होनी चाहिए। जी हाँ, हम जो प्लान बनाएंगे वो पूरी तरह से बैलेंस बनाएंगे। और साथ ही साथ ये जो प्लानिंग है, ये जो बैलेंस है, नेशनल लेवल से लोकल लेवल तक होना चाहिए सही से। जी हाँ, यानी अगर प्रधानमंत्री ने, प्राइम मिनिस्टर ने कोई फैसला लिया है तो ग्राम पंचायत के एक सरपंच को उस फैसले को लागू करने की क्षमता होनी चाहिए। वरना हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा तो कर दी कि देश में ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमारे गांव का सरपंच वो काम कर ही नहीं पा रहा है, हमारे स्टेट का चीफ मिनिस्टर, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री वो काम कर ही नहीं पा रहा था, पूरा प्लान क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसलिए नेशनल से लोकल गवर्नमेंट तक का, नेशनल लेवल से लोकल लेवल तक का प्लानिंग पूरा मैच होना चाहिए। यानी कि रिसोर्स प्लानिंग जो इंडिया में करना है दो मेथड से, आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफिकेशन, और ये प्लानिंग मैच करना चाहिए ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट के प्लान से। और साथ ही साथ ये जो प्लान होगा वो जो बहुत ही बैलेंस्ड रिसोर्स प्लान होगा। जी हाँ, बैलेंस होगा, यानी सबको जानकारी होगी, थोड़ा फायदा उनका तो थोड़ा फायदा इनका, यानी बैलेंस होगा, किसी को भी जानकारी का लैक नहीं होगा, कोई भी अपने मनमानी से फैसले नहीं लेगा। और साथ ही साथ ये पूरी प्लानिंग नेशनल लेवल से लोकल लेवल तक, या नेशनल गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट तक, सबके साथ मिलकर करनी पड़ेगी। तो ये बात कर ली हमने रिसोर्स प्लानिंग में इन इंडिया की। जी हाँ, रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसे होता है उसकी बात हम कर चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने भी बात की रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया की। अब हम बात करेंगे कि रिसोर्स प्लानिंग की प्रोसेस क्या होती है, आखिर कैसे रिसोर्स प्लानिंग की जाती है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से 3 स्टेजेस है जैसे रिसोर्स प्लानिंग की जाती है। तो स्टूडेंट्स, रिसोर्स प्लानिंग की जो प्रोसेस है वो 3 स्टेजेस से होकर गुजरती है, यानी 3 स्टेप्स में रिसोर्स की प्लानिंग की प्रोसेस होगी। यानी अगर आपको रिसोर्स प्लानिंग करनी है तो पहले 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा, तो ही आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल होगी। सबसे पहली स्टेप, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। जी हाँ, रिसोर्सेज को पहचानो और इन्वेंट करो, नया नया तरीका जिससे रिसोर्सेज की खोज की जा सके। और ये कैसे होगा,
इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, सर्वे करना, मैपिंग, नक्शा बनाना, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। जी हाँ, क्वालिटी नापो, कौन से टाइप का अच्छा रिसोर्स है कि बुरा रिसोर्स है या खराब है या ज्यादा क्वालिटी अच्छी है या नहीं। और उसके बाद क्वांटिटेटिव यानी कि उसकी संख्या भी नापनी है, हमें कितने अमाउंट में है। फॉर एग्जांपल अगर हमें गोल्ड रिसोर्स कहीं मिलता है तो हमें पहले एरिया नापना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा क्या वो गोल्ड ही है। दूसरी बात फिर हम मैप बनाएंगे, भाई इतने एरिया में ही गोल्ड मिलेगा। तीसरा कि हम नापेंगे कि गोल्ड कौन सी क्वालिटी का है, एकदम अच्छी क्वालिटी का 24 कैरेट का गोल्ड मिल रहा है या फिर 22 कैरेट का गोल्ड मिल रहा है, उसी हिसाब से तो प्लान बनाएंगे। और चौथा कि क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी कितनी है, यानी कितना रिसोर्स वहां पर है, कितना पैसा लगा है। मान लीजिए वहां पर रिसोर्स बहुत कम ही है लेकिन हम खूब सारी मशीनरी, हैवी मशीनरी, बहुत सारे लेबर्स लगा दे रहे हैं और जितना हमने निकाला नहीं उसमें सामान उतना नुकसान हो गया, जितने की मुर्गी नहीं उतना का मसाला लग गया, तो क्या बनेगा चिकन। तो इस प्रकार की चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, पहले रिसोर्सेज का आइडेंटिफिकेशन कीजिए, इन्वेंटरी रिसोर्सेज को कीजिए, फिर कैसे होगा ये सब, सर्वेइंग, मैपिंग, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, इन सब चीजों से होगा। ये पहली स्टेप। दूसरी स्टेप प्लानिंग फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट। अब रिसोर्स मिल गई, खोद लिया, निकाल लिया, बना लिया, अब उसको डेवलप कैसे करेंगे भाई। प्लानिंग फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे होगा, यूजिंग स्किल, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। जी हाँ, हम अपनी स्किल लगा के, हमें पास स्किल, हमारे पास वो गुण होगा कि हम रिसोर्स को खोद के निकालें, हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, मशीन्स होगी, और तो हमारे पास इंस्टीट्यूट होंगे जहां पर हम रिसोर्सेज को रिफाइन कर सके, उस गोल्ड को रिफाइन कर पाए। जी हाँ, तो ये दूसरी स्टेप होगी। पहली स्टेप में हम क्या करेंगे, पहचानेंगे, उसे सर्वे करेंगे, मैप के थ्रू उसकी क्वांटिटी जानेंगे, उसकी क्वालिटी जानेंगे। दूसरे स्टेप में उसको खोद कर, निकाल कर, रिफाइन कर, उसको अच्छे से क्या करेंगे, हम रिफाइन करेंगे और बनाएंगे प्योर फॉर्म में। उसके बाद मैचिंग ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। जी हाँ, फिर हम क्या करेंगे, इतना सब होने के बाद हमारे पास रिसोर्स आ गया, अब ये रिसोर्स जो हमारे पास प्रेजेंट है वो पूरे देश के प्लान से मैच कर रहा है क्या, हमारे देश में सच में गोल्ड की जरूरत है क्या, किस काम के लिए जरूरी है गोल्ड, उस काम के लिए मैच कर लेंगे, है ना। मैचिंग ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। जी हाँ, तो रिसोर्स प्लानिंग की 3 प्रोसेस है। पहला कि रिसोर्सेज का आइडेंटिफिकेशन करो, कैसे होगा ये, सर्वे से होगा, मैप से होगा, क्वांटिटी और क्वालिटी जान के होगा। उसके बाद ये सब हो गया तो ये सब करने की मेथड कैसे, कैसे सर्वे करेंगे, कैसे खोद के निकालेंगे रिसोर्सेज को, ये सब हम करेंगे स्किल, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल सेटअप की मदद से। जी हाँ, प्लानिंग फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे होगा, तो ये स्किल, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल सेटअप की मदद से होगा। और तीसरा ये सब भी हो गया तो हम क्या करेंगे, मिले हुए रिसोर्स को हमारे देश के ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट के प्लान से मैच करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट सेटअप हुए जैसे कि 5 ईयर प्लान, जी हाँ, पंचवर्षीय योजना, हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन, जिसे नाम बदलकर नीति आयोग यानी कि चुनाव आयोग, जिसे प्लानिंग कमीशन कहते हैं, सॉरी चुनाव आयोग नहीं, प्लानिंग कमीशन यानी कि नीति आयोग, यानी योजना बनाने का काम, नीति बनाने का काम, प्लान्स बनाने का काम वो डिपार्टमेंट करता है जिसे प्लानिंग कमीशन कहते हैं। उसका नाम भी बदल के नीति आयोग रख दिया गया, ऑब्जेक्टिव का सवाल हो सकता है। तो वही क्या करता है, हर 5 साल के लिए प्लान बनाता है पूरे देश के लिए, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, इसके बारे में आप ऑलरेडी सुने होंगे। तो यही सारी चीजें होती हैं, तो इस प्रकार से रिसोर्स की प्लानिंग होती है। स्टूडेंट्स हम साइड हो जाते हैं, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमने बात कर ली रिसोर्स प्लानिंग की पूरी प्रोसेस की भी। स्टूडेंट्स यदि इसी तरह के आप और भी एजुकेशनल वीडियोस, वीडियो लेक्चर्स और इंफॉर्मेटिव न्यूज देखना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं। सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पीस।